सभी आईटीजी की साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि आरएसएफ डब्ल्यूसीडी के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आपको पता है अपनी 3 बुक दी हुई है और पहली बुक के अंदर 2 मॉक टेस्ट हैं और उन 2 मॉक टेस्ट के अंदर टोटल 6 अपने टेस्ट होने वाले हैं। एक के अंदर 3 रखे गए हैं। फिर दूसरी बुक के अंदर पुनः 2 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और एक के अंदर 3 है, तो इसमें भी 6 मॉक टेस्ट अपने को करने होंगे। और लास्ट जो बुक अपनी टैक्सेशन की है उसके अंदर एक मॉक टेस्ट रखा गया है जिसके अंदर 3 मॉक टेस्ट हैं और 3 फाइनल मॉक टेस्ट हैं। इस प्रकार से साथियों टोटल 18 मॉक टेस्ट हैं, ठीक पहले की भांति जैसे पहले था। आप लोगों की एक समस्या रहती है कि मॉक टेस्ट कैसे करें, मॉक टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका सही आंसर क्या होगा और मैं 100% स्कोर कैसे करूं। तो साथियों मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट आंसर लेके आया हूँ। मैं बारी बारी से मॉक टेस्ट फर्स्ट आपको हल करवा रहा हूँ। आप अपने लर्नर को साझा करें जिससे वो घर बैठे अपने असेसमेंट पूरे कर सके, यानी मॉक टेस्ट अपने पूरे कर सके। मैं मॉक टेस्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, आपूर्तिकर्ता के व्यक्तिगत खाते को कहाँ देखा जाता है। तो साथियों यहाँ पे ये जो आता है व्यक्तिगत खाता बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है परचेज लेजर, सेल्स लेजर, जनरल लेजर। तो आपको यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉमिनल लेजर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर नॉमिनल लेजर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंपनी में उत्पादन और वितरण की लागत को नियंत्रित करने के लिए मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों बता देता हूँ, कंपनी में उत्पादन और वितरण की लागत को नियंत्रित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर होने वाला कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंपनी में माल की प्राप्ति होने पर बनाए जाने वाले दस्तावेज अर्थात डेथ यानी मरण का नाम इनमें से क्या होता है। साथियों जब अपने कंपनी में माल प्राप्त होता है तो उसके लिए रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। तो यहाँ पे मटेरियल रिसिप्ट नोट आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मटेरियल रिसिप्ट नोट। तो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर मटेरियल रिसिप्ट नोट होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना आदि को कहा जाता है। साथियों आपको बता दूं इसको अकाउंटिंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग। तो यहाँ पे अकाउंटिंग होगा। प्रश्न संख्या देख सकते हो, प्रश्न संख्या 5, यदि एक महीने में 1,48,000 रुपये की बिक्री हुई है जिसे 40,000 रुपये का शकल शकल लाभ हुआ है, महीने में खरीद 1,00,000 रुपये और ओपनिंग स्टॉक आपका 34,000 रुपये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पूछा है यानी अंतिम इन्वेंट्री का मूल्य पूछा है। तो साथियों आपको बता दूं, आप क्या करें, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो साथियों आपको बता दूं यहाँ पे क्या करें, आप 1,00,000 प्लस में 34,000 और आपका यहाँ पे 40,000, इन सब का आप जोड़ करते हैं। तो इन सब का जोड़ जो होता है वो आपका हो जाता है 1,74,000, ठीक है। 1,74,000, इस 1,74,000 में से क्या करेंगे आप, 1,48,000 यानी आप अपना सेल्स का घटा देंगे इसमें से। तो आपके यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 1,74,000 में से 1,48,000 घटाएंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका बता दूँ 26,000 आंसर आएगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या है? तो आपको बता देता हूँ, जब हम वित्तीय लेखांकन का जो मेन कार्य होता है वो वित्तीय लेन देन जो होते हैं अपने उनको रिकॉर्ड करना होता है। अर्थात इसका प्रश्न संख्या 6 का जो राइट आंसर होने वाला है, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा कि जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम कितने खाते शामिल होते हैं? साथियों बता देता हूँ, कम से कम 2 खाते शामिल होते हैं। कम से कम 2 खाते होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है 2 अकाउंट्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, व्यापार में हुए लेन देन के समर्थन में किसी भी लिखित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों बताता हूँ, वाउचर कहा जाता है। राइट आंसर होगा वाउचर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, उपयोग के लिए उपलब्ध माल का मूल्य निकालने के लिए इनमें से क्या सही होगा? आपको बता देता हूँ, यानी मेटेरियल कंजप्शन आपको निकालना है कि हमने कितना मेटेरियल कंज्यूम किया है। तो इसका राइट आंसर यानी अपने कंजप्शन के लिए कितना माल अवेलेबल है उसका मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है आपको बता दूँ, इनिशियल इन्वेंट्री प्लस में परचेज, यानी आपका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी इनिशियल इन्वेंट्री प्लस में परचेज्ड गुड्स। प्रश्न संख्या देखिए 10, फीफो प्रणाली के तहत सबसे पहले खरीदा गया कच्चा माल को उत्पादन के लिए सबसे बाद में जारी किया जाता है। ये गलत है, बता देता हूँ क्यों। क्योंकि फीफो का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट आउट। अतः जो माल पहले आएगा वो प्रोडक्शन के लिए पहले इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे पहले खरीदा गया माल उत्पादन के लिए बाद में जारी किया जाएगा, जबकि इसका आंसर जो है वो होगा, क्योंकि ये कथन गलत है इसलिए आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर फॉल्स, यानी आपका यहाँ पे फॉल्स राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जब एक ट्रायल बैलेंस का योग में कोई अंतर हो तो ऐसे अंतर को कहाँ दर्ज किया जाना चाहिए? आपको बता देता हूँ, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आती है तो जो अंतर की राशि होती है हम सस्पेंस अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक अकाउंट खोला जाता है सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के डीआर और सीआर से इसको मिलाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है सस्पेंस अकाउंट, यानी ए यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, लेखांकन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेखांकन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या देखिए 13, माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम माल और सेवाओं को उधार बेचते हैं तो इससे क्या होता है, अपने डेटर्स उत्पन्न होते हैं और डेटर्स को क्या कहा जाता है? अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है, या हम उसको सन्डी डेटर्स भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ है। अकाउंट्स रिसीवेबल एक ही मतलब होता है, डेटर्स बोल दीजिए या अकाउंट रिसीवेबल बोल दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेन देन नहीं होगा? तो प्यारे साथियों आपको बता दूं, ए और सी और डी आपके तीनों ही वित्तीय लेन देन है कि परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, यानी हम संपत्ति को नकद में खरीदते हैं, ये भी एक वित्तीय लेन देन है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, हम कैश को अपने निजी उपयोग के लिए निकालते हैं, ये भी अपना क्या होता है, वित्तीय लेन देन होता है। परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, यानी हम संपत्ति को उधार में खरीदते हैं, ये भी वित्तीय लेन देन होता है। बल्कि यहाँ पे वित्तीय लेन देन जो होता है वो कर्मचारियों के द्वारा स्ट्राइक, यानी बी राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 15 देखिए, इन्वेंट्री मूल्यांकन की फीफो विधि के अंतर्गत इनमें से क्या सही होगा? फीफो का मतलब मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले आता है वो पहले जाता है। इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बाज़ार में चल रही प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से होता है। तो यानी अपने पास जो क्लोजिंग स्टॉक रहने वाला है वो लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से रहने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका डी।
प्रश्न संख्या 16 देखिए, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या होता है? वित्त जो अपने व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये आपका पुनः एक क्वेश्चन है, पुनः दोबारा रिपीट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या होता है। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य होता है जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, सभी को पता है अकाउंटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अकाउंटिंग, न कि बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और अकाउंटिंग होती है पूर्ण। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बुक कीपिंग और जर्नलाइजिंग जो होता है वो अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे अकाउंटिंग होने वाला है। आप बुक कीपिंग और जर्नलाइजिंग ना करें। यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे अकाउंटिंग। प्रश्न संख्या 18 देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को क्या कहते हैं? ये सभी को पता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से हम भी कार्य करते हैं तो उसको बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिजनेस। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी के वित्तीय विवरण का एक आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटर्स। क्योंकि डेटर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो ये बाहरी लोग होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ये अपने व्यापार के इंटरनल यूज़र कहलाते हैं। ये एक्सटर्नल नहीं होते, एक्सटर्नल डेटर्स कहलाता है। क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है, इन डेटर्स जिनको हम माल बेचते हैं कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका सी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, विशेष दिन पर उपलब्ध माल को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, सभी को पता है विशेष तिथि पर जो जो माल अपने पास रहता है, अर्थात हम उसको स्टॉक कहते हैं। ये कह दें कि किसी भी तिथि को जब माल अपना अपने पास अवेलेबल रहता है उसको स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है स्टॉक या इन्वेंट्री। प्रश्न संख्या 21 देखिए, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम कितने खाते होते हैं? तो ये देखिए अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कम से कम कितने खाते होने ज़रूरी हैं? 2 खाते होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 2 अकाउंट्स। और प्रश्न संख्या 22 देखिए, अपना लास्ट प्रश्न है कि लेखांकन प्रक्रियाओं में किस प्रकार का विवरण मिलता है? तो लेखांकन प्रक्रिया यानी अकाउंटिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो उस अकाउंटिंग प्रोसेस से हमें क्या प्राप्त होता है? तो एक तो अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने को मिलती है, आय और लागत का पता चलता है, और कंपनी की कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है किसी एक विशेष वर्ष के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें अपने को लेखांकन प्रोसेस से यानी अकाउंटिंग प्रोसेस से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी। तो यहाँ पे आपने बारी बारी से देखा होगा, 1 से लेकर हमने 22 तक प्रश्न हल किए हैं। आप इन प्रश्नों को अपने लर्नर को शेयर करें ताकि फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी हो सके और फाइनल एग्ज़ाम में उनको अच्छे स्कोर करने में हेल्प मिल सके। आशा करता हूँ सभी साथियों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने लर्नर को इसको शेयर कीजिए ताकि उनको समय पर अच्छी अच्छी वीडियो मैं उपलब्ध करा सकूँ। सभी साथियों को पुनः धन्यवाद।